हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ध्येय आईएएस का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सॉल्व कराने वाली हूं जो आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। मैंने खुद यूपी पीसीएस में 2024 दिया था, लेकिन 2025 का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई क्योंकि मैंने 2025 में टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं किया था। तो आप समझ सकते हैं कि टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा रोल होता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। आपको मालूम है कि महाजनपद काल में टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें से जो अस्मक था यह एक ऐसा मात्र महाजनपद था, दो जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। तो ये आपका सही हो गया। कम्बोज उत्तरापथ में स्थित था। फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है कि महाजनपद काल में उत्तरापथ था, सोनीपत था, तो दक्षिणापथ था। इन सभी राष्ट्रों का बहुत बड़ा रोल था ट्रेड एंड कॉमर्स में। तो जो कम्बोज था ये उत्तरापथ में स्थित था, ये भी सही है। आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद था। गलत। जो मत्स्य महाजनपद था ये आपका राजस्थान में स्थित था, जिसकी जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। तो आपका कौन सा कथन सही है, सही उत्तर चुनिए। तो आपका एक और दो सही है, ऑप्शन ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है, देखते हैं। कथन पढ़ते हैं। अशोक का बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण उसका भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख है। बिल्कुल सही। इस शिलालेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध, धम्म तथा संघ का अभिवादन करता है। बिल्कुल सही। जो अशोक का जो लघु शिलालेख है, ये देखिए जो भाब्रू है ये आपका राजस्थान में पाया गया है। राजस्थान में। और ये भाब्रू शिलालेख से दो चीज को प्राप्ति होती है। यहाँ पे अशोक ने अपने आप को देवा नाम अपि का देवा नाम अपि के रूप में प्रस्तुत किया है। अगर पूछा जाए कि देवा नाम अपि अशोक के किस शिलालेख पे है, तो भाब्रू शिलालेख पे, जो कि राजस्थान में। और दूसरा क्या है, त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या आते हैं, त्रिरत्न में आते हैं आपके बुद्धम, धम्मम, संघम। तो ये आपके भाब्रू शिलालेख में है। और इसके लघु शिलालेख और भी हैं जो कर्नाटका में है। कर्नाटका में टोटल 3 शिलालेख हैं, लघु शिलालेख। एक मास्की मास्की नेत्तूर और उड्डेगोलम। तो ये तीनों जो शिलालेख हैं ये आपके कर्नाटका में हैं। और कर्नाटका में इन तीनों शिलालेखों पे अशोक नाम लिखित है। तो पूछा जाए कि किन लघु शिलालेख पे अशोक नाम वर्णित है, तो आप मास्की, नेत्तूर और उडेगुलम, ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटका में। और एक एमपी में है जिसका नाम है गुर्जरा। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ पर है, तो अशोक का लघु शिलालेख गुर्जरा ये आपका एमपी में है। तो जो मास्की है इस पे अशोक लिखा है, और मास्की जो शिलालेख है इस पे एक शब्द और लिखा है, बुद्ध शाक्य। बुद्ध शाक्य। अगर पूछा जाए कि बुद्ध शाक्य किस शिलालेख पे लिखा है, तो मास्की पे लिखा है। तो आप इस हिसाब से देखा जाए तो जो कथन ए है वो सही है, और कथन जो कारण है उसका, वो उसकी व्याख्या भी करता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इल्तुतमिश के समय में और अवध में पूर्ण पृथु का विद्रोह हुआ था। इल्तुतमिश के समय में अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था। बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन द्वारा राज्य में आंतरिक विद्रोह से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपना गई। रक्त और तलवार की जो नीति थी वो अलाउद्दीन द्वारा अपनाई तो गई थी, लेकिन वो आंतरिक विद्रोह के लिए नहीं, बल्कि जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे, मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए ये जो तलवार, रक्त और तलवार की नीति अपनाई गई। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये तो आप पहला सही है। गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। फ्रेंड्स, जो निजामुद्दीन औलिया था उसको गयासुद्दीन तुगलक
शेख उल इस्लाम का पद देना चाहता था, लेकिन जो निजामुद्दीन औलिया थे इन्होंने वो पद लेने से मना कर दिया, जिससे कि गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच में मनमुटाव हो गया। और जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विद्रोह पे गया था तो उसने निजामुद्दीन औलिया को आदेश दिया कि खुसरो शाह जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था, जो खुसरो शाह के द्वारा जो धन दौलत निजामुद्दीन औलिया को दिया गया था, वो उन्होंने क्या कर दिया था, गरीबों में लुटा दिया था। तो उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि निजामुद्दीन औलिया, खुसरो शाह द्वारा जो तुमने धन दौलत पाया है वो वापस लौटा दो। तो निजामुद्दीन औलिया ने वही संदेश में कहा कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, मतलब कि अभी आप बंगाल में हैं, दिल्ली अभी आपके लिए बहुत दूर है, आइए। तो तब तक वो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के लिए प्रस्थान किया, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई, वो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। तब से ये प्रचलित मुहावरे के रूप में प्रसिद्ध हो गया, दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो ये आपका ऑप्शन ये भी सही है। तो कौन सा पूछा क्या गया है कि असत्य कथन चुने, तो असत्य कथन केवल 2 है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, राज्य दिया है, एक तरफ राज्य दिया है और राज्य चिन्ह दिया है, तो मिलान करना है। चोल जो राजवंश था उसकी राज्य चिन्ह था बाघ, चेर का था धनुष बाण और पांड्यों का था मछली। तो ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दक्कन राज्य दिए हैं और इनके संस्थापक से मिलान करना है। तो बीजापुर के संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर के संस्थापक थे मलिक अहमद, गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह, या कुली शाह दिया लेकिन कुली कुतुब शाह था, बीदर का संस्थापक अमीर अली बरीद। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, गोलकुंडा का 4, ये सी का 4, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देशों में से कौन सा से दास तटीय रेखा स्लेव कोस्ट में सम्मिलित है? फ्रेंड जो ये अफ्रीका का कोस्ट है, यहाँ पे नाइजीरिया, यहाँ टोंगो, यहाँ बेनिन, ये 3 ऐसे देश हैं जो स्लेव कोस्ट यानी दास तटरेखा में आते हैं। तो इन तीनों देशों को सम्मिलित रूप से दास तटीय देश कहा जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, नाइजीरिया आ जाएगा, बेनिन आ जाएगा, टोंगो आ जाएगा। तो 2, 3, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और जो ये लाइबेरिया है, यहाँ पे लाइबेरिया आपका देश पड़ेगा और यहाँ सियरा लियोन। तो ये जो लाइबेरिया और सियरा लियोन है इनको कहा जाता है खाद्यान्न तट या फिर खाद्य उत्पादन तट, खाद्यान्न तट में आते हैं। यहाँ पे आपका घाना है, जो घाना आता है ये स्वर्ण कोस्ट के रूप में आता है, स्वर्ण तटीय देश, ये मैंने एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे दी। घाना आ जाएगा स्वर्ण तटीय देश में, लाइबेरिया और सियरा लियोन आ जाएगा खाद्यान्न उत्पादन तट में, और जो दास तट में आ जाएगा नाइजीरिया, बेनिन और टोंगो। तो आपका 2, 3, 4 ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 ऑप्शन सी सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको क्लियर नहीं है, ये मैं बता दे रही हूँ। ये पर्वत दिया है और किस प्रकार के पर्वत है ये बताना है। यूराल पर्वत, यूराल पर्वत सबको मालूम है ये रूस में है। तो यूराल पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, वलीत पर्वत है। फिर सियरा नेवादा, सियरा नेवादा आपका अमेरिका में है। तो सियरा नेवादा आपका किस प्रकार का पर्वत है, खंड पर्वत है। किलिमंजारो जो अफ्रीका के केन्या में है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। अब बच्चा आपका ब्लैक हिल्स, ब्लैक हिल्स आपका गुंबदकार पर्वत है। तो पहला का आपका चौथा हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 और डी का 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। ये नदियों के नाम दिया है, केन, सिंध, चंबल, बेतवा। तो ये पूछा है पश्चिम से पूर्व, यानी ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ना है। तो पहले आपका आता है चंबल नदी। चंबल नदी अब मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के महू नामक स्थान से निकलती है। तो आपकी चंबल नदी और जाके ये एमपी, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। फिर ये आपका
फिर यहाँ सिंध नदी इसके बाद आता है, फिर उसके बाद सिंध के बाद बेतवा नदी आती है, फिर केन नदी आती है। और जो केन नदी है ये आपका मध्य प्रदेश के कैमूर के पहाड़ियों से निकलती है। तो पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या हो गया? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो आपका पहले पे आ जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बिल्कुल सही। भारतीय रबर शोध संस्थान कोच्चि केरल में है। ये कोच्चि में नहीं है, गलत हो जाएगा, कोयट्टम में है। कोयट्टम में है ये, केरल में है लेकिन कोयट्टम में है। तो ये आपका ऑप्शन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सत्य कथन चुने केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सेल आग्नेय चट्टानों के इसके रूपांतरण से नहीं बने हैं? फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। एक आग्नेय चट्टान, फिर एक होता है अवसादी चट्टान, एक होता है रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान वो चट्टान होती है जो कि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग जो मेंटल होता है, मेंटल से जो गर्म मैग्मा निकलता है, तो वो जब पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर चट्टान के रूप में परिवर्तित होता है तो उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। और अवसादी चट्टान क्या होता है? जो नदियां होती हैं पर्वत से आते हुए जो आग्नेय चट्टानों को काटती पीटती मलों के रूप में लाकर एक जगह जमा कर देती हैं, तो उससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। और रूपांतरित चट्टान क्या होती है? जो आग्नेय चट्टान है और अवसादी चट्टान है, इनमें ताप दाब के कारण जो अभिक्रिया होकर एक नए रूप में परिवर्तित हो जाते हैं चट्टान, तो उसको रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। तो ये पूछा क्या गया है? जो आग्नेय चट्टानों से रूपांतरित, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी है चट्टान है जो आग्नेय चट्टान से रूपांतरित नहीं हुई है? तो नीस भी आग्नेय चट्टान से रूपांतरित है, एम्फीबोलाइट भी है, सिस्ट भी है। जो फाइलाइट है ये आपकी आग्नेय चट्टान से रूपांतरित नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये देखते हैं, ये फ्रेंड्स मिलान वाला क्वेश्चन है। तो ये सम्मेलन का नाम दिया है और क्या इसमें निर्णय लिए गए थे ये बताएगा। हेलसिंकी सम्मेलन। हेलसिंकी फ्रेंड्स हम लोग को मालूम है जो फिनलैंड है, फिनलैंड की राजधानी है। और फिनलैंड के चारों तरफ क्या है? इधर एक तरफ क्या है, 3 तरफ क्या है? ये बाल्टिक सागर है। तो ये लोग क्या करते हैं, सागर में बहुत सफाई के प्रेमी होते हैं। तो इस तरह से आप एक तरह से लिंक करके याद कर सकते हैं। जो हेलसिंकी सम्मेलन हुआ था सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हुआ था, तो इसका 1 हो जाएगा। वियना सम्मेलन फ्रेंड्स हम लोग को मालूम है 1985 में हुआ था। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो इसमें ओजोन जो स्तर है उसके संरक्षण की बात की गई थी। कानकुन जो सम्मेलन है वो क्या गया था, हरित जलवायु कोष की स्थापना से संबंधित है। और पृथ्वी रियो जो सम्मेलन है जो 1992 में हुआ था, उसका वो एजेंडा 21 से संबंधित है। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। पहले का ए, बी का 4। देखते हैं पहले का ए, बी का 4, ये एक ही ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स। आसाम होते हुए इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आती है और सिक्किम से तीस्ता नदी आती है। और तीस्ता और ये ब्रह्मपुत्रा नदी जब बांग्लादेश में मिलती है तो इसको जमुना कहा जाता है। तो ये सही है। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। जब ये जमुना ब्रह्मपुत्र नदी आती है जमुना के रूप में, और जब इस धारा में ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल से होते हुए मिल जाती है बांग्लादेश में, तो इसको पद्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन ये भी सही है। तो सत्य कथन चुने, तो सत्य कथन में दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। संगीत के इतिहास के संदर्भ में भाजा की गुफाओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? भाजा की गुफाएं कहाँ है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र के पुणे में।
महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। तो इनमें भारतीय कला में ढोलक का सबसे पहला चित्रण शामिल है। गलत, इसमें ढोलक का चित्रण नहीं किया गया है। उनमें भारत के सबसे पुराने विदित संगीत के संगीत चिन्ह मौजूद हैं। बिल्कुल ये भी गलत है, इसके संगीत के कोई चिन्ह मौजूद नहीं, संकेत मौजूद नहीं है। फिर ये सातवाहन काल के दौरान गुफाओं का उपयोग संगीत विद्यालय के रूप में किया गया। गलत, जो ये भाजा गुफाएं हैं, इसकी स्थापना 200 बीसी में किया गया था। तो ये भी गलत है। फिर इन गुफाओं में की गई नक्काशी से साबित होता है कि तबला एक ताल वाद्य यंत्र का उपयोग भारत में कम से कम 23 वर्षों से किया जा रहा है। बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मृदा आधारित पोषक तत्वों से भरपूर कृषि क्षेत्रों में पौधे उगाने की एक विधि है। गलत, हाइड्रोपोनिक्स फ्रेंड्स एक तकनीक है जिसमें बिना मिट्टी के पौधों को उगाया जाता है, पानी में इन पौधों को उगाया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें मिट्टी का कोई रोल नहीं होता है। और फिर दूसरा, यह शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहाँ कृषि योग्य भूमि प्रदूषित है। बिल्कुल सही, नगरीय क्षेत्रों में जहाँ कृषि योग्य जो भूमि है बहुत कम है या फिर है तो प्रदूषित है, उन शहरों में ये हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी बहुत कारगर है। तो निम्नलिखित उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला तो गलत है, दूसरा केवल 2 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। प्रस्तावना और नीति के निर्देशक सिद्धांत दोनों में। बिल्कुल सही, जो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है और नीति निर्देशक तत्व है, दोनों में ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। काकतीय राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रामप्पा मंदिर का निर्माण 1223 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासन के दौरान रेचरला रुद्र द्वारा किया गया। जो ये रेचरला रुद्र था, ये रुद्रदेव का शासक रुद्रदेव का सेनापति था जिसने रामप्पा मंदिर का निर्माण किया। ये ऑप्शन ए सही है। काकतीय परिवार के कुछ ताम्रपत्र शिलालेखों में उन्हें क्षत्रिय योद्धा वर्ण से संबंधित बताया गया। बिल्कुल सही, इन्हें योद्धा या क्षत्रिय भी बताया गया है। तो दोनों कथन सही है। तो निम्नलिखित उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें अंतर्वेदी या आंतरिक चट्टानें हैं? आंतरिक चट्टानें, इनका इंग्लिश देखते हैं, इंट्रूसिव चट्टानें कौन सी हैं? तो ये फ्रेंड्स हम लोग को मालूम हुआ कि जब ये पृथ्वी का जो मेंटल से जो गर्म मैग्मा निकलता है तो पृथ्वी की सतह पे पहुंचता है, तो यहाँ क्या करता है? शंकु का निर्माण करता है, शंकु रूपी पर्वत का निर्माण करता है, या फिर ऐसे बेसाल्ट फ्लड बनाता है, जैसे दक्कन का पठार है, ऐसे छिछला इस पे फैल जाता है। लेकिन जब ये मैग्मा उस सतह के ऊपर ना जाके सतह के आंतरिक भागों में ही सॉलिडिफाई या ठंडा हो जाता है, जम जाता है, तो इसको इंट्रूसिव या आंतरिक संरचनाएं बोलते हैं। जैसे जब ये मैग्मा निकलता है तो ये बेस पे ही ऐसे ठंडा हो जाता है, इसको बोलते हैं बैथोलिथ। कुछ ऊपर जाके जब ऐसे हो जाता है, इसको बोलते हैं लैकोलिथ। ऐसे ऐसे लहरदार हो जाता है तो इसको बोलते हैं फैकोलिथ। और ये पतला ऐसे होता है तो इसको सील या सीट बोलते हैं। और जो सबसे ऊपर में ऐसे थोड़ा वर्टिकल होता है और ये सतह से थोड़ा टच होता है तो इसको बोलते हैं डाइक। तो ये जो संरचनाएं होती हैं ये इंट्रूसिव या आंतरिक संरचनाएं होती हैं। इसमें आपका बैथोलिथ ये भी आ गया, लैकोलिथ ये भी आ गया, फैथोलिथ इसमें ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन फैथोलिथ होता तो ये भी आपका इंट्रूसिव संरचना होता। सील भी नहीं दिया है
और डाइक, डाइक भी आपका आंतरिक संरचना है। तो 1 2 3 ये आपकी आंतरिक संरचनाएं हो गई। और फ्रेंड्स ये काल्डेरा जो है, ये जो पर्वत रूपी संरचना है, तो ऊपर क्या बोलता है, इसे गड्ढा नुमा संरचना बन जाता है जिसमें पानी भी इकट्ठा हो जाता है। तो ये बड़े से गड्ढे नुमा संरचना को काल्डेरा बोलते हैं। और जब ये मैग्मा जिसमें ऊपर जाता है, जिसमें क्या बोलते हैं कि इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, तो ये क्या करता है, ऐसे फैल जाता है, बहुत पतला होता है, सिलिका की मात्रा कम होती है तो फैल जाता है, उसे एक चट्टान का निर्माण कर देता है, एक पठार रूपी निर्माण करता है, तो पठार के जैसे थोड़ा ऊंचा सतह का निर्माण करता है। तो इसको बाढ़ बेसाल्ट बोलते हैं, जैसे दक्कन का पठार है। तो ये जो बाढ़ बेसाल्ट है, ये भूसतह के ऊपर की संरचना है। ये जो काल्डेरा है, ये भी ऊपर की संरचना है। तो ये दोनों क्या होंगे, ये आंतरिक संरचना में नहीं आएंगे। लेकिन लैकोलिथ, बैथोलिथ और डाइक, ये आपके तीनों क्या हो गए, आंतरिक संरचनाएं हो गए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से विषम है क्योंकि, फ्रेंड्स इसका इंग्लिश है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है एसिमेट्रिक। तो भारतीय जो संघवाद है वे, यह क्या, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक इसलिए कि जो केंद्र और राज्य, जितने सारे राज्य हैं, राज्य की जो यूनिट है उसमें, राज्य की जो जितनी सारी आ गया, राज्य की जितनी सारी यूनिट है उन सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है, तो उसको सिमेट्रिक या सम कहते हैं। जैसे ये केंद्र सरकार है, ये बहुत सारे राज्य हैं, कई सारे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सबके साथ, जितने भी राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश, सबके साथ अगर समान व्यवहार किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, जो कि पाया जाता है आपका यूएसए में। सिमेट्री या सम संघवाद पाया जाता है अमेरिका में। लेकिन ये भारत में इसके जस्ट विपरीत है। भारत में क्या होता है, ये केंद्र सरकार है और ये जितनी भी राज्य सरकारें हैं, राज्यों के साथ अलग तरह का व्यवहार, जैसे आर्टिकल 370 के साथ जम्मू कश्मीर को अलग स्पेशल राइट मिला था। फिर आपको आर्टिकल 371 के अंतर्गत आ जाइए तो आसाम को स्पेशल राइट मिला है। फिर आर्टिकल 300 जो 71 है, इसके 71 ए के तहत नागालैंड को विशेष राइट मिला है। फिर 371 ये बी है, फिर सी है, ऐसे जितने कई सारे राज्यों को स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जितने राज्य हैं, और जैसे उत्तर प्रदेश से इसको कोई स्पेशल राइट नहीं मिला है, तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, राज्यों के बीच में भेदभाव एक तरह से किया जाता है, उनके साथ अलग अलग तरीके का व्यवहार किया जाता है। तो ये एक समान नहीं है, विषम हो गया इसी आधार पे। तो इस आधार पे आपका ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय संघ के कुछ राज्यों और अन्य घटक इकाइयों के केंद्र के साथ संबंधों में अंतर, ये इसमें अंतर होता है संबंधों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है, विधान परिषदों में स्वराजवादी गतिविधियों की उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। फ्रेंड, जब चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो कांग्रेस थी वो दो धड़े में बट गई। एक था प्रो चेंजर, एक था नो चेंजर। प्रो चेंजर जो परिवर्तनवादी थे, इसमें आते थे आपके मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। इन्होंने क्या कहा कि हमें क्या करना, जो केंद्रीय विधानसभा है, जहाँ विधान परिषद है, जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, हमें उस चुनाव में भाग लेना चाहिए और सरकार की नीतियों का विरोध करके देश के विकास में भागीदारी करनी चाहिए। और जो नो चेंजर थे, जो परिवर्तन विरोधी थे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, ये लोग आते थे, इन्होंने कहा कि हमें जो केंद्रीय विधानसभा है या फिर विधान परिषद है, इसका हमें बहिष्कार कर देना चाहिए, भाग ही नहीं लेना चाहिए। तो क्या किए, जो प्रो चेंजर थे परिवर्तनवादी, इसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। और स्वराज पार्टी की स्थापना आपकी 1923 में किया गया। तो 1923 में जो स्वराज पार्टी की स्थापना की, तो इस पार्टी ने क्या किया, चुनाव लड़ा और जो विधान परिषद है उसमें भाग लिया। तो यही स्वराज पार्टी क्या की, उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की सीमाओं को उजागर किया। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ था, तो ये जो स्वराज पार्टी जो थी, इसने क्या किया, ये इस सुधार में जो जो कमियां थी उसको उजागर किया। फिर दूसरा ऑप्शन स्टेटमेंट देखते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। इसमें लिखा है, ये है, विट्ठल भाई पटेल
was elected as the speaker of the central legislative assembly। जो विट्ठल भाई पटेल ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, विधान परिषद थी, उसका स्पीकर चुना गया। तो विट्ठल भाई पटेल पहले ऐसे भारतीय थे जिनको जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसका स्पीकर या अध्यक्ष चुना गया था। लोकसभा स्पीकर जो इस टाइम ओम बिरला है, इसी यही पद, तो इनको स्पीकर चुना गया। तो ये क्या था, ऑप्शन ये सही है। और ये भी जो माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार था उसकी कमियों को उजागर किया, ये दोनों सही है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि क्या अचीवमेंट था, तो ये दोनों स्वराज पार्टी थी, दोनों अचीवमेंट था। तो कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड टू दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नदियों और तदनुरूप राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। ये दिया गया कौन सी नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। लोहित। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, नहीं। ये जो क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी आती है, ये ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से क्या करती है, होकर गुजरती है। लोहित तो इधर से आती है, ये ब्रह्मपुत्रा मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है लोहित, तो ये इधर से आई। और जो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है इसमें आपकी इससे ब्रह्मपुत्रा होकर गुजरती है, तो ये आपका गलत हो गया। चंबल नदी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तराखंड में है, और जो चंबल नदी है वो एमपी से होकर गुजरती है और यमुना में मिल जाती है। तो यहाँ पे इन दोनों में कोई मैच ही नहीं है। तो चंबल नदी जो है ये कान्हा जो कान्हा राष्ट्र ये क्या बोलते हैं, चंबल जो नदी है ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पास से नहीं गुजरती, ये भी गलत हो गया। और जो नर्मदा नदी है ये आपकी क्या करते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, तो ये सही है। तो आपका केवल 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 22 के अनुसार न्यायिक हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 2 जो 22 है ये हम लोगों को गिरफ्तारी और निवारक निरोध के विरुद्ध प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो ये जो आर्टिकल 22 है ये 2 तरह का प्रोटेक्शन प्रदान करता है। एक होता है प्यूनिटिव, प्यूनिटिव मतलब कि न्यायिक हिरासत, एक होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव और डिटेल मतलब प्यूनिटिव प्रावधान मतलब ये है कि अगर हम कोई अपराध करते हैं और जब हमको अरेस्ट किया जाता है तब क्या करता है आर्टिकल 22 हम लोगों को कुछ संरक्षण प्रदान करता है। और प्रिवेंटिव में क्या होता है, प्रिवेंटिव में ये होता है कि व्यक्ति कोई अपराध नहीं करता है लेकिन भविष्य में उसे अपराध करने से रोकने के लिए पहले उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी प्रिवेंटिव में कभी भी व्यक्ति होता है अपराध नहीं किया जाता है, अपराध करने से पहले शक की बुनियाद पे उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये प्यूनिटिव के बारे में पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि न्यायिक हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसको जब न्यायिक हिरासत यानी प्यूनिटिव के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जाता है तो कौन कौन सा अधिकार उसको प्राप्त है, कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। तो उसे यथाशीघ्र उसकी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। किन आधारों पर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है ये आधार बताया जाना चाहिए। उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने की अनुमति दी जानी चाहिए, भी बिल्कुल सही है। सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना उसे 3 महीने से अधिक की हिरासत में नहीं रखा जा सकता, ये गलत है। ये आपको न्यायिक हिरासत के तहत नहीं मिलता है, ये आपको मिलता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। अगर कोई व्यक्ति अपराध नहीं किया है उसके पहले उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसकी जो गिरफ्तारी होती है 3 महीने से ज़्यादा की नहीं हो सकती। और 3 महीने से ज़्यादा कब होगी, जब एक सलाहकार बोर्ड क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी कि हाँ इस व्यक्ति की जो गिरफ्तारी है 3 महीने से ज़्यादा कर दी जाए, तब जाके 3 महीने से ज़्यादा उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति अपराध नहीं किया होता है, यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। तो सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना उसे 3 महीने से अधिक की हिरासत में नहीं रखा जा सकता, ये निवारक निरोध में आता है, न्यायिक हिरासत में नहीं। प्रिवेंटिव का हिंदी होता है निवारक निरोध, यानी निवारक निरोध वाले ऑप्शन में ये मिलता है, न कि न्यायिक हिरासत वाले ऑप्शन में ये मिलता है। उससे गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, बिल्कुल सही।
अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, अगर कोई अपराध किया है तो उसे 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ये भी सही है। जो पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों जो होते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तब उसको ये प्रावधान मिलते हैं। और जो ये सी वाला ऑप्शन है, ये व्यक्ति को तब मिलता है जब व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है और उसको शक के बुनियाद पे गिरफ्तार कर लिया गया, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया गया है। तो उसको ये जब प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में ये ऑप्शन सी लागू होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा न्यायिक हिरासत के मामले में व्यक्ति कौन सा प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये उसको न्यायिक हिरासत के मामले में प्राप्त नहीं है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में प्राप्त है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। दक्कन में क्या है ये देखते हैं। दक्कन में स्थापित सातवाहन साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना मौर्य साम्राज्य के समान थी। सही। जैसे मौर्य साम्राज्य था उसमें थोड़े थोड़े बदलाव के साथ जो सातवाहन साम्राज्य था उसी के अनुरूप था। सातवाहनों के प्रांतीय गवर्नर के पास काफी हद तक स्वायत्तता थी। जो सातवाहन थे वो केंद्र में एक सरकार थी, और जो प्रांतीय गवर्नर थे उनको जो मौर्य साम्राज्य था उसकी अपेक्षा ज्यादा ऑटोनोमी या स्वायत्तता प्राप्त थी। मतलब ये कुछ ज्यादा ही अपने हिसाब से काम कर सकते थे, हर मामले में केंद्र की अनुमति की जरूरत नहीं थी। तो इनको ज्यादा, सातवाहनों में ज्यादा स्वायत्तता प्राप्त थी। तो ये भी सही है। तो ये क्या करता है कि तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली को लागू करने की सिफारिश किसने की थी, ये पता है, विधि आयोग ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राय गज केसरी, दाय गज केसरी की उपाधियों में निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित थी। ये गजपति राजवंश थे, उनसे संबंधित थी। ये आपके उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश से के एरिया में शासन किए थे गजपति राजवंश के शासक। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूना सार्वजनिक सभा। पूरा सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एमजी महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था, लेकिन इसको सहयोग दिया था बाल गंगाधर तिलक ने भी सहयोग दिया था। तो ये उनसे संबंधित हैं। सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम जो था 1891 में बनाया गया था, लेकिन इस सम्मति आयु अधिनियम में क्या किया गया, जो लड़कियों की शादी की उम्र थी उसको 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया, जिसका विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। और गौरक्षणी सभा ये 1882 में बनी थी, इसको दयानंद सरस्वती ने बनाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और आत्मीय सभा थी, ये आपकी 1814 में बनी थी, जिसकी स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तो ऑप्शन जो ए है, पूना सार्वजनिक सभा, बाल गंगाधर तिलक उपर्युक्त में किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ये जो पूना सार्वजनिक सभा और सम्मति आयु अधिनियम, पूरा सार्वजनिक सभा का सपोर्ट किए थे और सम्मति आयु अधिनियम में इसका विरोध किए थे बाल गंगाधर तिलक। तो जो 1 और 2 है इससे संबंधित है बाल गंगाधर तिलक। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से किनमें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के विषय में उल्लेख किया गया। फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था जो अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करके दक्षिण में ले गया था, स्वर्णगिरी पे। तो यही पूछा गया कि जो ये राजधानी स्थानांतरित की गई थी इसका उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है।
तो तारीखे फिरोजशाही, तो इसके ये जियाउद्दीन बर्नी इसके लेखक हैं। अक्सर फ्रेंड्स ये जो बुक है इसके लेखक का भी नाम पूछा जाता है। तारीखे फिरोजशाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी, तो इसमें इसका उल्लेख किया गया है। तबकात नासिरी, इसके जो लेखक हैं मिनहाज उस सिराज, तो मिनहाज उस इसमें उसका उल्लेख नहीं किया गया है। तहजीब उल अखलाक, तो इसके लेखक कौन है? सर सैयद अहमद खान, इसमें इसका उल्लेख नहीं किया गया है। फुतूह अस सलातीन, इसमें क्या किया गया है? इसके जो राजधानी परिवर्तन है इसका उल्लेख किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 ये जो दिए गए हैं इसमें जो है राजधानी परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? 1 और 4। 1 और 4 कहाँ है? आपका ऑप्शन डी में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है। देखिए, संसद द्वारा वर्ष 1966 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 241 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी संघ राज्य हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, बिल्कुल सही। ए तथा आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेरी फोमीज से आप क्या समझते हैं? यह सुंदर वन के मैंग्रोव वनों में पाई जाने वाली मूल्यवान इमारती लकड़ी है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलतार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण यानी प्रोसेस द्वारा कोलतार प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। यह अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है जिसमें लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, ये भी सही है। सिल्वर फिश व सलव जैसे घरेलू कीटों को भगाने के लिए प्रयुक्त नेफ्थलीन गोलियां कोलतार से प्राप्त होती हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका 1, 2, 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन चक्र में बैक्टीरिया किस प्रकार की भूमिका निभाता है? फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है कार्बन चक्र क्या होता है। जैसे कार्बन जिस रूप में निकलता है फिर वो विभिन्न माध्यमों से होते हुए वहीं फिर मिल जाता है। तो फिर जैसे पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर ऐसे पौधे से फिर उस पौधे मरते हैं, फिर बैक्टीरिया उसका अपघटन करते हैं, फिर बैक्टीरिया उसको छोड़ते हैं, फिर वायुमंडल में जाता है, फिर पौधे उसका क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये एक तरह से कार्बन चक्र है। तो कार्बन चक्र में बैक्टीरिया किस प्रकार की भूमिका निभाता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 के स्थिरीकरण में, ये भी सही है। सभी मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा CO2 में इसके स्थिरीकरण में, ये भी सही है। रासायनिक संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी में कार्बन चक्र में बैक्टीरिया भूमिका निभाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सितंबर 2025 में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप 2025 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन चीन के हांगझोउ शहर में हुआ था, बिल्कुल सही। श्रीलंका ने फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम को पराजित किया, गलत। यहाँ चीन ने भारतीय हॉकी महिला टीम को पराजित किया था। तो सत्य कथन में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान वाले क्वेश्चन है कि किस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो विश्व पर्यटन शिखर सम्मेलन ये आपका किया गया था मिलाका में। वैश्विक संस्कृत सम्मेलन आपका बाली में किया गया था। शांति शिखर सम्मेलन आपका किया गया था शर्म अल शेख में। और विश्व रोबोट शिखर सम्मेलन बीजिंग में। तो ए का आपका 2 हो जाएगा, ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर बी का 1, फिर दोनों यहाँ भी पर दोनों ए है। सी का कौन सा है? 3, सी का 3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक राज्यपाल के संबंध में सत्य नहीं है? राज्यपाल 5 वर्ष से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, बिल्कुल गलत।
हटाया जा सकता है, क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति करते हैं, और जो राज्यपाल होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तभी तक राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, और ऑप्शन गलत ही पूछा है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। फिर आगे का भी पढ़ लेते हैं। राज्यपाल का वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होती है, सही है। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करते हैं, ये भी सही है। ये गलत है, यानी गलत पूछा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है, कथन पढ़ते हैं। जैवनाशी रसायनों को रेंगती मृत्यु कहा जाता है, बिल्कुल सही। ये रसायन विषैले अपशिष्ट के रूप में आहार श्रृंखला में प्रविष्ट होते हैं तथा मनुष्यों एवं जंतुओं में आहार के माध्यम से प्रविष्ट हो जाते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्रोमीन एक ऐसा अधात्विक तत्व है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, बिल्कुल सही। जितने भी अधात्विक तत्व होते हैं वो या तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं या तो फिर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधात्विक तत्व है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ये ऑप्शन सही है। लिथियम सबसे हल्की धातु है, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो ए और दो, ऑप्शन सी सही, दोनों कथन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है? फाइव आइज में जो देश सम्मिलित हैं उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और आपका कनाडा है। इस जो फाइव आइज है इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी, इसमें भारत नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में जैन धर्म में मतभेद पैदा हो गया और जमाली जंग संघ छोड़कर चले गए। यह मतभेद किस सिद्धांत के कारण पैदा हुआ? तो ये क्रियमाणकृत सिद्धांत के कारण है। ये कौन सा सिद्धांत है? जो महावीर स्वामी थे वो बौद्ध धर्म के जैन धर्म के 24वें महातीर्थंकर थे, और उनका मानना था कि क्रियमाणकृत सिद्धांत के अनुसार अगर हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो कार्य शुरू करते ही ये मान लेना चाहिए कि कार्य पूरा हो गया, ये सिद्धांत है। और जो उनका प्रथम शिष्य अर्थात जमाली, जो जमाली था उनका दामाद भी था, तो जमाली जो था वो इस सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि कार्य शुरू करते ही ये नहीं माना जाएगा कि कार्य कंप्लीट हो गया है। कार्य जब शुरू करते हैं और कार्य जब पूरा हो जाए तब कहा जाएगा कि हाँ कार्य पूरा हो गया। तो इस सिद्धांत वो इसने कहा, जमाली ने कहा, तो जमाली ने जो सिद्धांत दिया कि कार्य पूरा करने हो जाने पर ही माना जाएगा कि काम पूरा हो गया है, उस सिद्धांत को कहा जाता है बहुरतवाद सिद्धांत। तो ये बहुरतवाद सिद्धांत जो है ये जमाली ने दिया, और जो क्रियमाणकृत सिद्धांत है इसी सिद्धांत के आधार पर जैन धर्म में विवाद हो गया, जमाली में और महावीर स्वामी में। तो ये क्रियमाणकृत का सिद्धांत है, इसके अनुसार कि कार्य शुरू करते ही माना जाता है कि कार्य पूरा हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन, ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है। गिग अर्थव्यवस्था भारतीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देती है, बिल्कुल सही। भारत में गिग श्रमिक परिवहन, वितरण और फ्रीलांस सहित विभिन्न क्षेत्रों में शामिल है, बिल्कुल सही। आजकल गिग इकोनॉमी का ही जमाना चल रहा है, सब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम हो रहे हैं। पहले जो एम्प्लॉयर जैसे एम्प्लॉय का नियुक्ति करते थे वो वाला सिद्धांत अब कम हो गया है। अब ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो फ्रीलांस वर्क हैं जिनको शॉर्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं वो गिग इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। तो देखा जाए तो ये भी सही है, ये भी सही है, और कथन ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या भी करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये कहाँ है? इस देखना इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये हैदराबाद में।
पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, ये पुणे में नहीं है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये आपका बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। और काजरी आपका जोधपुर में है। भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान आपका नई दिल्ली में है। तो आपका ये ऑप्शन बी गलत है, तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि जो नहीं है उसी को पूछा है, ऑप्शन बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में वृद्धि, पूछा क्या गया है, उपयुक्त में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सीपीआई कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण बन सकता है। फ्रेंड्स, जो मुद्रास्फीति है दो तरह से मापी जाती है, कि हेडलाइन मुद्रास्फीति, एक होती है कोर मुद्रास्फीति। तो जो हेडलाइन मुद्रास्फीति में सारे जो खाद्य पदार्थ, वस्तुएं, सेवाएं हैं सभी सम्मिलित होती हैं, और जो कोर होती हैं इनमें क्या किया जाता है, कोर में जो खाद्य वस्तुएं हैं, खाद्य वस्तुएं और जो ईंधन है, फ्यूल, इसको क्या किया जाता है, सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो पूछा क्या गया है कि जो सीपीआई कोर यानी कोर जो है, इसमें कोर में मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है। तो कोर में ये आपका खाद्य शामिल किया ही नहीं गया है और ईंधन भी शामिल नहीं किया गया, तो ये दोनों इसके वृद्धि का कारण तो बनेंगे नहीं, क्योंकि इसमें शामिल ही नहीं है। खाद्य और पेय पदार्थों की कीमत, खाद्य और पेय पदार्थों में वृद्धि होगी तो हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ेगा, न कि कोर लाइन, क्योंकि कोर लाइन में ये सम्मिलित ही नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं, गलत हो जाएगा। पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में वृद्धि, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि होगा तो कोर में वृद्धि होगा, ऑप्शन सही है। ईंधन, ईंधन तथा प्रकाश रेडियो जैसे एलपीजी, केरोसिन, बिजली आदि की कीमतों में वृद्धि, जब ये जो ईंधन है, जो ईंधन फ्यूल, इसमें अगर जो वृद्धि होगी तो इस पे कोई कोर पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इसमें सम्मिलित ही नहीं है, ये इसमें सम्मिलित हैं। तो जो ईंधन है इसमें अगर वृद्धि होती है तो कोर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण क्या बनेगा, केवल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन बी सही। तो कौन सा कारण होगा, ऑप्शन बी, ये केवल दो सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग ने किसी राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की, निम्न में से कौन सा उन कारकों में शामिल नहीं था। फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है कि जो 1973 में श्री रामालू पोट्टी जो थे वो क्या किए, उन्होंने वो जो तमिलनाडु है, जो तमिल भाषी तमिलनाडु है, वहां से कह रहे थे कि जो तेलुगु भाषी हैं उनको एक अलग राज्य बनाया जाए जिसका नाम आंध्र प्रदेश दिया जाए। इस मांग के कारण उन्होंने क्या किया, अपने आप को जला लिया, और उनकी मृत्यु के बाद 1953 में तेलुगु भाषी राज्यों के लिए, लोगों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। फिर केंद्र सरकार ने क्या किया, फजल अली आयोग, फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग में जो फजल अली आयोग है इसमें 3 सदस्य थे, हृदयनाथ कुजरू, केएम पडिक्कर, और जो फजल अली थे ये तो इसके अध्यक्ष ही थे। तो इसके 2 और सदस्यों का क्या नाम था, हृदयनाथ कुंजरू और केएम पडिक्कर, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उनमें से कौन उन कारकों में से कौन सा उसमें शामिल था। उन्होंने 4 चीज़ बताई और उसमें से हमें पहचान करना है कि कौन उन्होंने पहचान नहीं की थी। तो देश की एकता एवं सुरक्षा का अनुरक्षण एवं संरक्षण, कहा था कि हाँ, राज्य की जो हमको राज्य की स्थापना करनी है तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अपनाना गलत। जो फजल अली आयोग था उसने क्या किया, एक राज्य और एक भाषा के कॉन्सेप्ट को अस्वीकार कर दिया। अगर एक भाषा, भारत में देखा जाए तो बहुत सारी भाषाएं और हर भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन किया जाए तो ऐसे अनगिनत राज्य की स्थापना की जाएगी। तो इस हिसाब से और देश की एकता अखंडता जो खतरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए फजल अली आयोग ने एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और इसमें क्या दे दिया, सिद्धांत को अपनाया, तो ये गलत दे दिया है। तो पूछा कौन सा कारक शामिल नहीं था, तो यही कारक शामिल नहीं था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और उन्होंने भाषाई एवं सांस्कृतिक एक रूपता की बात की, वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क भी दिए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्टूबर 2025 में तुवालू आयुसियन का नया सदस्य बना, बिल्कुल सही। वह आयुसियन का 90वां सदस्य देश बना, बिल्कुल सही। तो कौन सा कथन सही है? ए तथा दो दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से लिप्स 2025 की पहल से संबंध में सत्य है? इस पहल का उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है, बिल्कुल सही। लिप्स 2025 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा तैयार किया गया है, बिल्कुल सही। तो आपका कथन कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और दो दोनों सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाप अंगार गैस, वाटर गैस, जिसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस को सम्मिलित रूप से वाटर गैस या भाप अंगार गैस बोलते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सत्य है? यह अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में उपयोगी है, बिल्कुल सही। इससे मिथाइल अल्कोहल भी बनाया जाता है, ये भी सही। तो पुट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें तो कौन सा कथन सही है? ए और दो दोनों सही, ऑप्शन सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्या करना है कि गणराज्य जो थे, प्राचीन काल के जो गणराज्य थे, वो वर्तमान में किस नाम से जाने जाते हैं या फिर कहाँ स्थित है, ये मिलान करना है। तो ये गणराज्य का नाम है, ये वर्तमान क्षेत्र है। रामग्राम के कोलीप, ये आपके गोरखपुर जनपद से बिलोंग करते थे। पावा के मल्ल, ये आपके आ जाएंगे फाजिल नगर। पावा के जो मल्ल नगर कुशीनगर में थे, तो कुशीनगर के फाजिल नगर से की पहचान ये पावा के मल से की जाती है। कपिल वस्तु के शाक्य, ये सिद्धार्थ नगर में जो एक पिपराहवा स्थान है, पिपराहवा को ही प्राचीन काल में कपिल वस्तु के नाम से जाना जाता था, ये है। और केशपुत्र के कलाम, ये आपके हो जाएंगे गंगा यमुना दोआब। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, उसने क्या किया 1793 में एक कॉर्नवालिस संहिता को बनाया, जिससे कानून व्यवस्था को सही किया जा सके। और उसमें ये कहा गया था जो विधायिक जो मतलब कि सिविल कार्य हैं, जैसे कि कर लेना वो मजिस्ट्रेट का काम हो जाएगा, और न्याय व्यवस्था देना वो न्यायाधीश का काम हो जाएगा। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। फ्रेंड्स, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत क्या है कि जैसे सरकार है, सरकार के 3 अंग है, एक लेजिस्लेटिव है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है। तो लेजिस्लेटिव क्या करती है? लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है। और जुडिशरी क्या करती है? न्याय देती है। तो अब जो एग्जीक्यूटिव है वो लॉ नहीं बना सकती, जो जुडिशरी है वो कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती, मतलब सबका अलग अलग काम है। तो इसी को बोलते हैं शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत। तो ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का संहिता था, ये शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पे था। यानी जो मजिस्ट्रेट थे उस समय, उसको क्या किया गया, मजिस्ट्रेट पहले क्या करते थे? कर भी वसूलते थे और क्या करते थे? न्याय भी देते थे। तो उनसे कॉर्नवालिस ने क्या किया, जो न्याय देने वाली जो शक्ति थी उसको लेकर न्यायाधीश को दे दिया। तो ये शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर था। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय समावेशन की निम्न योजनाओं को प्रारंभ होने का सही कालक्रम बताएं। लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना, ये आपका आया था 2001 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये तो सबको मालूम है, 1998-99 में आया था। और स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, ये आपका 2003 में आया था। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 213 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं और उनके प्रकाशक संपादक का नाम दिया है। तो द लीडर किसकी रचना है? मदन मोहन मालवीय की। कवि वचन सुधा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ज्ञान प्रदायिनी, ये आपकी है नवीन चंद्र राय की।
और बम्बई दर्पण ये बाल शास्त्री की। तो ए का 1 और बी का 4 देख लेते हैं। ऑप्शन ए का 1 ये 3 जगह है, और बी का 4 ये 2 जगह है, ज्ञान प्रदायनी सी का 2 ये यहाँ पे है, और ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कांग्रेस का अधिवेशन जो था उसमें क्या कार्यक्रम पारित किया गया, ये मिलान करना है। लाहौर अधिवेशन 1929। फ्रेंड्स हम लोग को मालूम है इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इसमें क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। ये मौलिक अधिकार पर आधारित था, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और फैजपुर जो सम्मेलन हुआ था 1937 में, इसकी अध्यक्षता की थी ये जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें क्या किया गया था, मूलभूत कृषि कार्यक्रम को अपनाया गया था। और रामगढ़ 1940 में राष्ट्रीय एकता से संबंधित था। तो ए का आपका हो जाएगा 4, यहाँ 2 जगह है। फिर बी का हो जाएगा 3 मौलिक अधिकार से 1 जगह, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। ये आपका भारतीय नियोजन, ये आपका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। फ्रेंड्स पूछा जा रहा है, ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, ही एस्टेब्लिश द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कैलकाटा एंड started a journal called Sankhya. Who among the given personality is referred to in the above statement? ये कह रहा है कि ये ऐसे कौन व्यक्ति हैं, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय प्लानिंग कमीशन था, भारतीय प्लानिंग जो विधि थी, या फिर ये राष्ट्रीय नियोजन था, भारतीय नियोजन कार्यक्रम जो पंचवर्षीय था, 5 वर्ष के लिए अपनाया गया था। तो वो जो नियोजन था उसके आर्किटेक्ट पहले मतलब कि वास्तुकार कौन थे, जिसने भारतीय नियोजन का संकल्पना दिया, तथा जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में है इसकी स्थापना की, और तथा जिन्होंने एक पत्रिका सांख्य पत्रिका का पदार्पण किया, मतलब उसको शुरू किया, वो कौन से ऐसे व्यक्ति थे, वो थे आपके प्रशांत चंद्र महानलोबिस। जो पीसी महानलोबिस थे, इन्होंने क्या किया था, सांख्य पत्रिका का प्रतिपादन किया, तथा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का स्थापना किया, तथा भारतीय प्लानिंग कमीशन जो था उसके वो वास्तुकार थे। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और यहाँ अपना वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। फिर इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।